गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 यूनिट 2 अपना रनिंग पे था। फेडरलिज्म, जिसको हम संघवाद भी कहते हैं। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। आज हमको थर्ड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करना है। किस हिसाब से जो पॉलिसी आपकी थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो पहले स्टेट्स की जियोग्राफिकल जो सीमाएं थी वो अलग अलग प्रकार की थी, उसको किस तरह से अलग तरीके से बनाया गया था। लैंग्वेजेस के हिसाब से किस तरह से स्टेट्स का निर्माण किया गया था। साथ में सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमको देखना है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से हमको स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते हुए में डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के बारे में जानना है। तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है कि कौन सी लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, कितने लोग किस लैंग्वेज को एक अपनी मदर टंग के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा का क्या क्राइटेरिया है, उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इन। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011. This census recorded more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongues. These languages were grouped together under some major languages. For example, languages like Bhojpuri, Magahi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani and many other were grouped together under Hindi. Even after this grouping, the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. Other are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. भारत में कितनी भाषाएं हैं? इनका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, बघेलखंडी। इस तरह की ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ये सारी जो भाषाएं हैं ये हिंदी के अंदर ही आती हैं। कुछ आपके जैसे बुंदेलखंडी आपकी थोड़ा सा रीजनेबल लैंग्वेज आती है। आपका लोकल लैंग्वेज के तौर पे हम जानते हैं बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। आपका बिहार साइड में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड में आपकी भोजपुरी बोली जाती है। राजस्थानी में आपकी और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको अपन हिंदी में ही जोड़ के रख लेते हैं। ऐसी जो ग्रुपिंग है उसके बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई जाती हैं। इसमें से जो अपनी संविधान में जो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, 8th आपकी जो शेड्यूल्ड है, उसमें अधिकृत भाषाएं आपकी 22 हैं। उसमें आपका इंग्लिश नहीं आती है, उसमें संस्कृत है, हिंदी है, मगही है, भोजपुरी है, साथ में उड़िया है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। इस तरह से आपका टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से इंग्लिश नहीं है। ओके, तो इन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे अपन देखते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री के तौर पे हम जानते हैं। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% Indians. If we add to that all those who knew Hindi as their second or third languages, the total number was still less than 50% in 2011. As for English, only 0.02% Indians recorded it as their mother tongue. Another 11% knew it as a second or third languages. Okay. तो साथ लगी सूची को देखने के बाद हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा जो आपकी है वो हिंदी है। वो तकरीबन 44% लोग इसको अपनी मातृभाषा के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर दूसरी या तीसरी लैंग्वेज के तौर पे अगर हम हिंदी को देखें तो इसकी संख्या फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 50% से कम है।
जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इसे 0.02% लोग ही इसे अपनी मातृभाषा के तौर पे जानते हैं। इंग्लिश के तौर पे अगर हम देखें तो नागालैंड जो अपना एक स्टेट है, उसकी एक स्टेट की ये स्टेट लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को इन्होंने अडॉप्ट करके रखा है। जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी को अडॉप्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, राजस्थान में हिंदी है। तकरीबन 10 स्टेट आपके भारत में ऐसे हैं जिनकी स्टेट लैंग्वेज आपकी हिंदी है। अंग्रेजी ये एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है कि अंग्रेजी आपकी 8वीं अनुसूची में उन 22 भाषाओं में से एक नहीं है। उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है, जगह नहीं दी गई है। उसके बावजूद स्टेट को इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो नागालैंड इंग्लिश को अपनी राज्यभाषा के तौर पे विकसित कर सके, अडॉप्ट कर सके। ओके, तो इस लिस्ट को अगर हम गौर से देखें, इस लिस्ट को अगर हम गौर से देखें तो इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाएं। भारत की भाषाएं इसको छोड़ देते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि अपने यहाँ पे जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है वो कौन कौन सी है और कितने लोग उसको बोलते हैं। जो असम में असमी है वो 1.2% लोग 1.26% लोग उसको बोलते हैं। बंगाली को 8.03% लोग बोलते हैं। बंगाली आपकी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, साथ में वो असम में भी बोली जाती है, साथ में वो त्रिपुरा में भी बोली जाती है, और जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी आपका बंगाली का यूज़ किया जाता है। जो बोडो लैंग्वेज है, बोडो लैंग्वेज भी आपकी असम में बोली जाती है, साथ में नॉर्थ ईस्ट के कई और स्टेट्स में आपकी बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो उसका परसेंटेज है आपका 0.12%। ऐसे डोगरी है, डोगरी आपकी कश्मीर साइड में बोली जाती है। आपकी डोगरा रेजिमेंट भी है इंडियन मिलिट्री में, इसे बोली जाती है 0.21%। गुजराती आपकी 4.58% है। हिंदी आपकी 43.63% है। इसका रेशियो सबसे ज़्यादा है क्योंकि हिंदी को जानने वाले और बोलने समझने वाले बहुत लोग हैं इस देश में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी आपकी लगभग हर स्टेट में बोली जाती है। आपकी साउथ इंडिया तरफ हिंदी को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में हिंदी जानने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रेफर करते हैं हिंदी में बात करना तो वो आपसे हिंदी में कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी रहते हैं। इसी तरह से कन्नड़ आपकी बोली जाती है 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी आपकी बोली जाती है 0.19%, मैथिली लैंग्वेज आपकी बिहार में मोस्टली बिहार में बोली जाती है, तो इसका परसेंटेज है 1.12%। भोजपुरी का परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें पूर्वांचल की, तो वहाँ पे भोजपुरी आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मलयालम बोली जाती है 2.88%। मलयालम मेनली आपकी लैंग्वेज है केरला की। मणिपुर की लैंग्वेज है, वहाँ पे बोली जाती है 0.15%। मराठी आपकी महाराष्ट्र तरफ बोली जाती है 6.86%। नेपाली आपकी बोली जाती है 0.24%। भारत में नेपाल जाने के लिए आपको किसी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मली नेपाल जाके और वहाँ से आ सकते हैं। भारत के कई स्टेट से नेपाल की सीमा लगती है और नेपाल के कई लोग यहाँ पे रहते हैं। नेपाल की जो लोग हैं उनसे आपकी गोरखा रेजिमेंट बनी होती है। उस गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के बहुत सारे ऑफिसर्स आपके वर्क करते हैं। इंडियन आर्मी में बहुत सारे आपके सिपाही होते हैं और भी आपके जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो भी आपके गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के तौर पे यहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं। उड़िया आपकी उड़ीसा में बोली जाती है 3.10%। पंजाबी आपकी पंजाब तरफ बोली जाती है, साथ में हरियाणा में भी बोली जाती है 2.74%। संस्कृत आपकी इसमें नल दिखाया गया है कि संस्कृत लगभग कहीं नहीं बोली जाती है, लेकिन संस्कृत फिर भी उत्तराखंड की फर्स्ट लैंग्वेज है। ओके, संस्कृत आपकी उत्तराखंड की मेन लैंग्वेज है। साथ में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जगह हैं, आपका एक नरसिंहपुर करके जगह है, अगर मैं नाम सही अगर से ले पा रहा हूँ तो मे भी नरसिंहपुर करके जगह है। वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे सभी लोग फ्लुएंट संस्कृत बोलते हैं और गांव का हर एक व्यक्ति संस्कृत में पूरी तरीके से कन्वर्सेशन करता है, वो भी धारा प्रवाह। ठीक है। आपका संथाली है, संथाली आपका 0.61%। सिंधी 0.23%। जो सिंध प्रदेश है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पहले वो इंडिया हुआ करता था और वहाँ से कई लोग जो सिंध प्रदेश के रहवासी हैं
वो यहाँ पे आके रहते हैं। आपको हर जगह पे सिंधी देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी लैंग्वेजेस को भी स्थान दिया गया है आपकी 8वीं अनुसूची में। जो 22 लैंग्वेजेस आपकी टोटल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, उनमें से एक सिंधी भी है और उनमें बोलने वालों की संख्या है 0.23%। तमिल 5.70% है। तमिल आपका साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स लैंग्वेज है, क्योंकि तमिलनाडु में भी बोली जाती है, आपका कर्नाटक में भी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, केरल में भी बहुत लोग इसको बोलने वाले मिल जाएंगे। तेलुगु भी आपकी लैंग्वेज बहुत बड़ा लैंग्वेज है, आपका 6.70% है और उर्दू आपका 4.19% लोग बोलते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज का क्राइटेरिया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी संविधान में दर्ज है और कौन कौन कितना कितना बोलता है। और ये जो सेंसस है, ये जो आंकड़ा है आपका, ये 2011 का है। जब आपका 2021 में दोबारा से जनगणना होगी, जनगणना होनी है 2021 में, और उसके आंकड़े तकरीबन आपके 2023 तक आपको मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमको एक नया आंकड़ा मिल जाएगा कि कौन से लोग कितनी लैंग्वेज आपके ज़्यादातर बोलते हैं। ओके, द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन SRC was implemented exactly 50 years ago on November 1st 1956, जिस दिन आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। This in its own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principles of languages. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। इस बुक के हिसाब से उसको और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये वादा किया था कि जब देश आज़ाद होगा तो इस नए देश में हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे और भाषा के आधार पर जो स्टेट्स होगा उसको दोबारा से पुनर्गठित किया जाएगा। ओके, तो उसको पूरा भी किया गया था। आपका 1953 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट को बनाया गया था तमिलनाडु से अलग करके। उसके बाद आपके सभी स्टेट्स के लीडर्स ने मांग की थी कि हमारे स्टेट को भी आप दोबारा से पुनर्गठित करें। ये जो किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट का नाम बदलना, उसकी सीमाएं तय करना, है ना, उसको दोबारा से गठित करना, ये काम स्टेट का नहीं है, ये काम किसका है? पार्लियामेंट का है। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, उसकी स्थितियों को बदलना, उसकी सीमाओं को बदलना, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये काम पार्लियामेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इस पर सजेशन दे सकती है, सिर्फ अपील कर सकती है। ओके, पार्टीशन वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ primordial attachment to one's faith. How many more partitions would that other primordial loyalty languages lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel and राजा जी। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़, ये जानने लायक नहीं है, इसको अपन छोड़ देते हैं, इससे आपको कोई बहुत मतलब नहीं है। अपन आगे बढ़ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की तरफ। ओके, भारत में विकेंद्रीकरण। वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tier of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing. Within these states, federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called local government. हमने इस चीज़ को पहले देख लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है कि भारत में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो 2 टाइप्स की गवर्नमेंट हमने देख ली है। और आपका 1993 तक, जब तक आपका संशोधन नहीं हुआ था, अमेंडमेंट आपका नहीं जोड़ा गया था संविधान में, 1993 तक आपका भारत में 2 फेज़ की गवर्नमेंट ही चलती थी।
एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। 1993 के बाद जब आपका अमेंडमेंट जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था का, तो मध्य प्रदेश आपका पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पे लागू किया था। तो ठीक है, तो भारत जैसे बहुत बड़ी कंट्री के लिए बहुत बड़ा हमारे पास लैंड है, हम बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी, तो इसको सही तरीके से रन करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फेज़ की गवर्नमेंट रहे ये ज़रूरी नहीं है। हमको एक 3 फेज़ की गवर्नमेंट चाहिए थी, एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चाहिए थी जो लोकल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझे और उसका सलूशन अपने हिसाब से कर सके। अगर हम पॉपुलेशन टर्म के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनकी पॉपुलेशन कई सारे देशों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रसिया से भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की आज की प्रेजेंट जनसंख्या है आपकी तकरीबन 21 करोड़। 21 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग नहीं होता तो मध्य प्रदेश आपका भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज आपका राज्य होता। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आपका जर्मनी से भी बड़ा है अगर हम उसकी पॉपुलेशन बेस पे अगर हम बात करें। तो इंडिया जैसे बड़े देश के लिए, बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री के लिए हमको एक 3rd फेज़ की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए अमेंडमेंट जोड़ा गया और उसके लिए हमने 3rd टायर की गवर्नमेंट को बनाया जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें आपका अर्बन एरियाज़ के लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी और रूरल एरियाज़ के लिए हमने एक अलग व्यवस्था की थी। रूरल एरियाज़ के लिए भी हमने 3 फेज़ की 3 चरण की व्यवस्था की थी और अर्बन एरियाज़ के लिए भी हमने 3 चरण की व्यवस्था की थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। When powers is taken away from central and state governments and given to the local governments, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at a local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic principles, participations. Local governments is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. डिसेंट्रलाइजेशन का सीन आपका इस तरह से है कि सारी पावर्स किसी एक जगह पे केंद्रित न रहें, उस पावर को बांट दिया जाए, निचले तौर पे भी बांट दिया जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका छोटी सिटीज़ हैं, जैसे हमने आपका एग्जांपल दिया था, जैसे मान के चलिए दिल्ली में आपकी सरकार बनी बैठी हुई है। दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं, दिल्ली के मंत्री वगैरह होते हैं। तो उनको अगर कहा जाए कि उचेहरा की क्या समस्या है, आप लोग उचेहरा में रहते हैं, उचेहरा बहुत बड़ा एरिया नहीं है, अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो उचेहरा एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो अगर हम दिल्ली में बैठे किसी नेता से पूछें कि उचेहरा की स्थिति क्या है, वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इश्यूज़ है वहाँ पे और किस तरह से उसको सल्यूशन उसको दिया जाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी उचेहरा की स्थिति से उस तरह से परिचित नहीं होगा जितना एक उचेहरा का व्यक्ति उचेहरा की स्थितियों से परिचित होगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, इन सारी समस्याओं को सुधारने के लिए जो आपकी 3rd फेज़ की गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1993 से। इसलिए कि जो लोकल लेवल का व्यक्ति है उसकी साझेदारी, उसकी पार्टिसिपेशन बढ़े पॉलिटिक्स में और वो अपने लोकल एरियाज़ की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे। वो समझता भी है, क्योंकि हम और आप अपने लोकल एरिया को जितने बेहतर तरीके से समझेंगे तो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझेगा। तो हम और आप अपनी लोकल व्यवस्था को बेहतर समझते हैं और उसका सलूशन भी हम और आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की लोगों की मेंटालिटी है, किस जगह पे हमारी समस्याएं हैं, उसमें कितना पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, लोगों को साथ में लेके किस तरह से चलना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को थोड़ा सा बांट के हम लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर में साझेदारी देते हैं और उन्हें भी इस चीज़ का मौका देते हैं कि आप अपने एरिया में डेवलपमेंट करें।
तो अपने एरिया पे डेवलपमेंट करने का रोल कैसा है? सड़क निर्माण हम कर सकते हैं, हम स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कर सकते हैं, हम पॉन्ड्स का निर्माण कर सकते हैं, हम कुएँ बनवा सकते हैं, नहरों की व्यवस्था करा सकते हैं, हैंडपम्प्स लगवा सकते हैं। निचले तौर पे हम जो आपके मेले वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं उसकी व्यवस्था आपकी गांव की जो ग्राम सभाएं होती है, पंचायत होती है, वो इसकी व्यवस्था कर देती है ना। और जैसे राशन कार्ड बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, ये सारी चीज़ें आपका नगर पालिकाएँ और ग्राम सभाएं, पंचायत वगैरह करती हैं। तो इस डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट को एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर डेवलप करना ही आपका थर्ड फेज़ की गवर्नमेंट का, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाता है। और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि पावर सिर्फ सेंटर और स्टेट के पास नहीं रहे, पावर्स आपका जो गांव के लोग हैं, जो विकासखंड के लोग हैं, उनके हाथ में ही पावर्स आएँ और वो अपने एरिया का ज़्यादा तरीके से डेवलपमेंट कर सकें। इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया था। गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि अगर हमको गांव को अगर बेहतर करना है, अगर हमको अपने देश का डेवलपमेंट चाहिए तो हमें गांव को बेहतर करना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड होना सिखाना पड़ेगा। और इसीलिए आपका विकेंद्रीकरण की नीति या डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है भारत में। आगे बढ़ते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू decentralize power to the level of villages and towns. Panchayats in village and municipality in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state government. Elections to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any powers or resources of their own. Thus, there were very little decentralization in effective terms. विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पे सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की हुई थी। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है और शहरों में नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था, न कोई रिसोर्सेज था। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के एक तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। 1993 का जो आपका अमेंडमेंट था, या उसको 1992 का अमेंडमेंट अपन जोड़ लेते हैं, 1992-93 में जो आपको पंचायती राज व्यवस्था को एक कानूनी तौर पे वैधता मिली, उसको वैलिड किया गया और एक थर्ड टायर की गवर्नमेंट को डेवलप किया गया। उससे पहले भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कुछ अंश मौजूद थे, जैसे कि अलग अलग राज्यों में। भारत में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो आपको महाकौशल है, महाकौशल जो है यहाँ पे आपका 19वीं सेंचुरी में, आपका 18वीं सेंचुरी में भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी जब आपके अंग्रेज हुआ करते थे। तो भारत का जो महाकौशल क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र मतलब जबलपुर वाला जो क्षेत्र है जिसको हम महाकौशल क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था बहुत पहले चली आ रही है। कभी इसमें 1963 में संशोधन हुआ, कभी इसमें 1967 में संशोधन हुआ, कभी इसमें 1972 में संशोधन हुआ, फिर आपका लास्ट संशोधन जो आपका हुआ 1993 में। उसके बाद से सभी राज्यों में कंपलसरी कर दिया गया कि आप थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट में अगर आपका कानून पास हो जाता है तो उसके बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली पे उस कानून को पास कराना पड़ता है, तभी वो कानून आपका इम्प्लीमेंट हो सकेगा सभी स्टेट्स में। तो मध्य प्रदेश आपका पहला स्टेट था जिसने इस पार्लियामेंट के जो पंचायती राज व्यवस्था का जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का अमेंडमेंट था उसे सबसे पहले अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित तौर पर कराना संवैधानिक नियम हो चुका है, संवैधानिक तौर पे मैंडेटरी है कि जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव हर 5 साल में कराता है, पार्लियामेंट को चुनाव हर 5 साल में कराता है, इसी तरीके से वो पंचायती राज व्यवस्था का भी जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसका भी चुनाव 5 साल में उसको कराना ही कराना है। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल से।
Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए जो उसमें सदस्य तथा पदाधिकारी होते हैं उनके जो सीट्स होती हैं उनकी सीट्स में से कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। आपका पंचायती राज व्यवस्था में आपका 50% फ्लैट रिजर्वेशन होता है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, इस बात को आपकी जानकारी होनी चाहिए कि 50% का फ्लैट रिजर्वेशन आपका किस में होता है, महिलाओं के लिए होता है। साथ में आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ST, SC और OBC के लिए भी सीटें आपकी रिजर्व होती हैं कि उनकी भी साझेदारी और पार्टिसिपेशन बढ़े पॉलिटिकल बॉडीज़ में, ओके, इलेक्शन में। तो इसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। क्लियर? एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लगभग आज के टाइम पे 50% आपका आरक्षित हैं। ओके, एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका एक अलग इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह हर एक स्टेट में भी आपका एक अलग इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव कराए, साथ में वो पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनसिपल पार्टीज़ का जो नगर पालिकाज वगैरह है, नगर निगम वगैरह है, उनके चुनाव के लिए भी आपका स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई। जिस तरह से आप IAS PCS का एग्ज़ाम जानते हैं, IAS का IPS का एग्ज़ाम जानते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? UPSC के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। ये किसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, कलेक्टर्स के लिए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। साथ में स्टेट गवर्नमेंट की जो PSC का एग्ज़ाम होता है, कई लोग जानते होंगे स्टेट गवर्नमेंट की PSC के एग्ज़ाम, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है। ओके, तो ये इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन अलग है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आपकी 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट के लिए आपका अलग अलग इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव कराएंगी। साथ में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो थर्ड फेज़ की गवर्नमेंट है, थर्ड टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपकी नगर पालिका है, नगर निगम है, पंचायत है, इनका चुनाव भी कराएंगी। ओके, The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। जैसे किसी भी सरकार को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो नगर पालिकाओं को चलाने के लिए भी फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, पंचायत को चलाने के लिए भी फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? कुछ फ़ंड्स आपका कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है कि आप अपनी सरकार चलाइए लोकल लेवल पे। साथ में कुछ चीज़ों पे टैक्स वसूलने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? लोकल गवर्नमेंट को। जैसे आपका अगर मेला लगता है तो उसकी टैक्स वसूलने की पावर किसके पास है? पंचायत के पास है। जो आपके घर का ज़मीन का जो टैक्स लगता है, घर का टैक्स लगता है ना, तो साल भर में, तो उसका जो टैक्स वसूलने की पावर होती है वो आपकी नगर पालिका के पास होती है। आपके यहाँ पे जो पानी का नल लगा होता है उसके चार्जेस कौन वसूलता है? आप पैसा कहाँ जमा करते हैं? आप जाके जमा करते हैं किसके पास? नगर पालिका के पास। तो ये सारी जो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट ने दे के रखी हुई है किसको? पंचायती राज व्यवस्था में, कि आप अपनी लोकल गवर्नमेंट को सही तरीके से चला सकें। इसके लिए इन्हें थोड़ी पावर्स और थोड़ी फंड की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members often called panch and a president or sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget or a gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat.
ओके, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं। ओके, हर एक गांव में या फिर कुछ जो जैसे गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको कुछ गांवों को मिला के एक ग्राम समूह की ग्राम पंचायत की व्यवस्था की जाती है। ये एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। इसमें 5 टोटल सदस्य होते हैं जिसको हम 5 पंच कहते हैं। ये 5 पंच आपके इंडिविजुअली आपके चुन के आते हैं, फिर ये 5 लोग आपस में मिलके एक सरपंच की व्यवस्था कर लेते हैं, भाई डिसाइड कर लेते हैं ये 5 लोग खुद मिलके कि हम में से कौन सरपंच बनेगा, कौन उप सरपंच बनेगा। ठीक है, 5 लोग चुन के आते हैं आपका इंडिविजुअल। तो इनमें से कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं, और एक उप सरपंच होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सरपंच कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। इनका चुनाव गांव और वार्ड में रहने वाले सभी जो 18 साल के हो चुके हैं वो अपने डायरेक्ट वोट कास्ट करके इनको चुनते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है और पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ठीक है, गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 बार या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। ओके, जिस तरह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका सीन होता है कि इनको साल में 2 बार 6-6 महीने में करके इनको 2 बार इनको मीटिंग करनी पड़ती है और इसमें सारे विषयों पे चर्चा होती है, सारे बजट्स वगैरह में, कामकाज वगैरह में चर्चा होती है। इसी तरीके से पंचायत में भी है कि इन्हें साल में 2 बार या 3 बार मिलना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called panchayat samiti or block or mandal. The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the district parishad. Most members of the Jila Parishad are elected members of the Lok Sabha and MLAs of that district, and some other officials of other district level bodies are also its members. Jila Parishad chairperson is the political head of the Jila Parishad. स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है जिसको हम नगर निगम कहते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है, जिसको खंड विकास कहा जाता है, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। इसके सदस्यों को चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिला के जिला परिषद का गठन किया जाता है। एक आपका नगर निगम में जो आपका एक ज़िले पे होती है, सतना में आपका नगर निगम है ना, आपके उचेहरा में नगर पालिका होगी और सतना डिस्ट्रिक्ट में आपका नगर निगम होती है। तो इस नगर निगम में आपका लोग अपने अलग अलग वार्ड से चुन के आते हैं और उसके बाद सभी लोग इंडिविजुअल चुन के आते हैं इसमें भी, और उन्हीं में से एक कोई व्यक्ति को महापौर बना दिया जाता है। महापौर आपने नाम सुना होगा, जिसको हम नगर निगम का चेयरमैन भी कहते हैं। साथ में चेयरमैन हो गया और एक आपका वाइस चेयरमैन उन्हीं में से चुन लिया जाता है। क्लियर। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता है, इलेक्शन के द्वारा इनको चुना जाता है। जिला परिषद में उस जिले के सांसद और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के लिए अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जैसे देखिए, कोई भी आपकी जैसे पंचायत होती है तो पंचायत के जो पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, एक सचिव की व्यवस्था की जाती है। भाई आपका पंचायत में जो सरपंच होते हैं, 5 पंच होते हैं, वो आपके डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं, ठीक है, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव आपका सरकारी तौर पे भी अपॉइंट किया जाता है कि वो सारा ऑफिशियल कामकाज, सारा सरकारी कामकाज किसका कराएगा, सरपंच का कराएगा उस पंचायत के लिए। इसी तरह से आपका जिला पंचायत में भी कई सारे और अधिकारी होते हैं। जिला पंचायत में आपका कलेक्टर भी होता है, कलेक्टर आपका उसका मुख्य अधिकारी होता है सरकारी, है ना। आपका एसडीएम भी होता है, आपका अपर कलेक्टर भी होता है। इसी तरीके से आपका जो नगर पालिका होगी, जो उसके सिटिंग ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें आपका उस क्षेत्र का सांसद होता है। अपने नगर निगम में सांसद जो है गणेश सिंह है, वो नगर निगम के सिटिंग ऑफिसर हैं।
साथ में जो वहाँ के एमएलए हैं वो भी सिटिंग ऑफिसर होते हैं, और भी जो सरकारी ऑफिसर होते हैं वो भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। और जो आपका चेयरमैन होता है वो नगर निगम का हेड होता है। ओके, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson in the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। एक गांव की हो गई और एक शहर की हो गई। तो शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ओके, This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc., all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representations and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and बहुत जटिल नाम है, ग्राम सभा are not held regularly, most state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. स्थानीय सरकारों की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए तकरीबन 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या इतनी अपने आप में इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन इससे कम है। जितने लोग हमारे यहाँ पंचायतों में चुन लिए जाते हैं उतनी जनसंख्या कई देशों में नहीं है ना। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसमें महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूती मिली है। इन सब के बावजूद अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ अभी भी हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की जो बैठकें होती हैं वो रेगुलरली आपकी हेल्ड नहीं होती हैं, नियमित तौर पे नहीं होती हैं। बहुत सारे राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को बहुत सारे पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हुए हैं। इस प्रकार हम सुशासन की आदर्श स्थिति से अभी भी काफ़ी दूर हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अपने यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय समिति के हिसाब से हुई थी। कई लोगों को काम दिया गया, अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, 3-4 कमेटीज़ बनी थी, जिसमें से बलवंत राय समिति की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से हमने पंचायती राज व्यवस्था की थी। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, ये आपकी गांव के लिए हो गई। इसी तरह से आपका नगर पालिका, नगर निगम और एक और होती है, वो नाम मुझे भूल रहा है अभी। तो ये 3 व्यवस्थाएं इस तरह से की गई थी। लेकिन कई जगह पे आपका कई स्टेट्स पे जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये 2 टायर की है ना। अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 टायर की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तरफ आपका 2 टायर की है। तो 2 समितियाँ बनी थी, एक आपकी बलवंत राय समिति है और एक राखल दास समिति करके है। तो बलवंत राय समिति की 3 टायर की गवर्नमेंट थी और 3 टायर की पंचायती राज व्यवस्था थी, और राखल दास बनर्जी हैं, शायद कुछ और नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उनकी 2 टायर की पंचायती राज व्यवस्था थी। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज आपको भेज देंगे कल तक।